अफ्रीका से संविधान संशोधन का विषय लिया गया है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन का विषय लिया गया है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। संविधान संशोधन के रूप में लिया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। चल रहा है मित्र, उसमें बीच पे आ गया था कुछ, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। चलिए ठीक है। संविधान संशोधन जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया? वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक भी जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम देखें तो समवर्ती सूची का विषय, प्रस्तावना की भाषा और परिसंघनात्मक व्यवस्था को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के बारे में आपने देखा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट देश हैं जहाँ से भारतीय संविधान के निर्माण करते समय कुछ चीज़ें स्रोतों के रूप में ग्रहण की है, जिसमें से आपने देखा ब्रिटेन देखा, अमेरिका देखा, जर्मनी देखा, जापान देखा, साउथ अफ्रीका देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा और रूस देखा, कनाडा देखा, आयरलैंड देखा। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट देश हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि संविधान स्रोत से जो चीज़ें संविधान निर्माताओं ने या संविधान सभाओं ने लिया, कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये उधारों का थैला है। जी हाँ, उधारों का थैला तो सही है कि हमने शब्द तो जरूर लिए हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये उधारों का थैला नहीं है, बल्कि ये संविधान निर्माताओं या संविधान सभाओं की एक आधुनिकीकरण की सोच की उपज है। जी हाँ, जैसे अगर आप देख लें, अगर हमने अमेरिका से अध्यक्षात्मक व्यवस्था लिया तो क्या हमने यहाँ को राष्ट्रपति को पावर को, भारत में राष्ट्रपति को पावर अधिक दिया? नहीं दिया। हमने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भले ही वहाँ से लिया, लेकिन उस तरीके से उतनी पावर यहाँ पे उपराष्ट्रपति को नहीं दी गई। हमने जिस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के लिया, क्या हूबहू यहाँ पे संसदीय व्यवस्थाएं नहीं है? रूस में जिस तरीके से मूल कर्तव्य को फॉलो करवाया जाता है, क्या भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों को उस तरीके से फॉलो करवाया जाता है? नहीं। आयरलैंड जिस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों के में जिस तरीके से राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, भारत के राज्य क्या उस तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं? क्या उस नहीं करते हैं तो उस संदर्भ में जो कार्रवाई करनी चाहिए, क्या वो कार्रवाई सेम टू सेम उस तरीके से होती है? नहीं होती है। तो कहने का मतलब हमने चीज़ें लिया, लेकिन हूबहू चीज़ें नहीं लिया लेकिन लागू उतना ही किया जो हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत के भौगोलिक, हमारे भारत के जो भी विविधता में जो भी कैटेगरी हैं, सामाजिक विविधता, भौगोलिक, संस्कृति, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर उस चीज़ों को हमने यहाँ पर संतुलन बनाते हुए रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि भारत का संविधान उधारों का थैला है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारी चीज़ वैसे ही होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब जो संविधान के स्रोत के बारे में नेक्स्ट आगे की टॉपिक जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो हम ये चर्चा करने वाले हैं कि संविधान की विशेषताएं। देखिए मित्र, संविधान की विशेषताएं के रूप में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं हैं, ऐसे आपको जानना चाहिए। जैसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ये विशेषताएं हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संघनात्मक व्यवस्था, ये विशेषताएं हैं। भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है, निश्चित रूप से अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति ही अपने देश का वास्तविक प्रधान होता है। अपने देश का वास्तविक प्रधान और अपने देश का राष्ट्र प्रमुख अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति ही होता है। किंतु संसदीय व्यवस्था में अगर हम देखें, भारत में देखें तो हमारे देश का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, न कि राष्ट्रपति होता है। हाँ, ये है कि राष्ट्र प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश का वास्तविक प्रधान या सरकार प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री, देश का वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है, हमारे देश का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और वहाँ पे दोनों अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अमेरिका में राष्ट्रपति भी होता है। ध्यान रखना, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, जबकि भारतीय संसदीय व्यवस्था में
कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये आपको दूसरी चीज़ ये है कि भारत का जो संविधान है संज्ञानात्मक है कि एकात्मक में। देखिए मित्र, एक स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वह सैद्धांतिक रूप से तो संज्ञानात्मक में है, लेकिन व्यवहारिक रूप से एकात्मक में है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब बस सिंपल से मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। सिंपल से, डिटेल में तो यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन सिंपल तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि संज्ञानात्मक व्यवस्था को देखें तो हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अगर आप देखेंगे तो केंद्र राज्य के बीच में विषयों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। तो ये एक तरीके से संज्ञानात्मक व्यवस्था को विशेषित करता है या लक्षित करता है। किंतु अगर हम देखें वहीं पर कुछ विशेष परिस्थितियां भारत में देखने को मिलती है या कुछ है जिसके आधार पर हम ये देखेंगे कि भारत का संविधान एकात्मक को दर्शाता है। जैसे हम देखें, भारत का संविधान में भाग अनुच्छेद नंबर 1 है, वो कहता है भारत या इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि सारे राज्य अपनी शक्तियां किसको डेडिकेट कर रही हैं? केंद्र को कर रही हैं। ऐसा यानी सारे राज्यों से मिलकर एक भारत बनेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि भारत का परिस्थिति ऐसी है कि मुझे इस तरीके की व्यवस्था करना लाजमी है। दूसरे तरीके से ये भी राज्यपाल, कुछ लोगों का कहना है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है, और वो एजेंट होता है। इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि जब कोई विधानमंडल कानून पास करके दे देता है तो वह कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को विचार करने के लिए उस पर छोड़ा जाता है। चूँकि राष्ट्रपति कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने मनमानी कार्य से नहीं कर सकता है, ऐसे कार्यों के लिए वो प्रधानमंत्री से परामर्श मांगेगा या मंत्रिपरिषद से परामर्श मांगेगा। जैसा कि अनुच्छेद नंबर 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा, मैक्सिमम कार्य जो करेगा, वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। अब जरा सोचिए कि अगर किसी राज्य में केंद्रीय सत्ता की विपक्षी पार्टी हो तो यहाँ पे अपनी राजनीति की रोटी सेक सकता है। इस वजह से वो प्रधानमंत्री वो कह सकता है कि इतने इम्पोर्टेंट संदर्भ पे बिल मत पास करो, इससे कि हमारी पार्टी की छवि हो सकती है धूमिल पड़ सकती है और विपक्षी पार्टी की धूमिल तरोताज़ा हो सकती है। ये एक मुद्दा का विषय बन सकता है। तो इस चीज़ के रूप में कुछ लोगों ने कहा कि एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है, या तो केंद्र सरकार इस पर हावी हो सकती है। ये विचारधारा यहाँ पे लेकर आया गया, ठीक है। लेकिन संविधान निर्माताओं की इस तरीके की कोई सोच नहीं थी। उनकी सोच तो सिर्फ इतनी ही थी कि देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र को मुझे सुप्रीमो पावर देनी ही चाहिए, क्योंकि भारत में अभी उतनी जागरूकता नहीं है, ना तो उतनी ही समझ में है जो निचले लेवल या तबके से चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा जा सके, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगली बात देखें, एकात्मक व्यवस्था के लक्षण राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात में देखिए, राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र राष्ट्र सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एकात्मक व्यवस्था को क्या करती हैं? लक्षित करती हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो थी वह भारतीय संविधान की विशेषताएं थी। इस चीज़ को भी आपको जानना चाहिए। और दूसरी चीज़, भारत में केंद्रीकरण है कि विकेंद्रीकरण? तो भारत में विकेंद्रीकरण है। जैसा कि मैं जानता हूँ कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण होना लाजमी होना चाहिए, बशर्ते उनमें एक मोरलिटी, ईमानदारी, पारदर्शिता, सच्चरित्रता, ये सारे जैसे तत्वों का होना जरूरी होना चाहिए। तो विकेंद्रीकरण कोई बुराई नहीं है किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। क्लियर मित्र? अब हम आगे बढ़ते हैं संविधान की स्रोत के साथ, अनुसूचियों के साथ। अब अगर हम आगे पढ़ते हैं तो संविधान के भाग के बारे में देख लेते हैं कि संविधान के भाग में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। लेकिन भाग से पढ़ने से पहले हम कुछ और बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे संविधान के निर्माण एवं प्रस्तावना पर पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम भाग पर आते हैं। तो देखिए मित्र, पहले हम बात कर लेते हैं संविधान के निर्माण के संदर्भ में। जी हाँ, संविधान के निर्माण के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आप तो बोर तो नहीं हो रहे होंगे। देखिए, लगातार वीडियो चल रहा है
ये आपकी भी परीक्षा है और मेरी भी परीक्षा है। ना आपको मैदान छोड़ के भागना है, ना मुझे मैदान छोड़ के भागना है। जब तक आप आत्मबल आपका मजबूत होगा तब तक आप मैदान छोड़ के नहीं भागोगे, और अगर आपका आत्मबल कमज़ोर हुआ तो आप मैदान छोड़ के भागोगे। तो पढ़िए, आनंद से पढ़िए। ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ अलग तो होना ही चाहिए, तभी इंसान कुछ ज़िंदगी में कर पाता है। दुनिया में वही व्यक्ति आगे निकला है जो औरों से अलग है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ औरों से अलग होंगे तभी आप कुछ कर पाओगे। इतिहास इस बात का गवाह है। अगर जो दुनिया में आगे निकला है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग व्यक्तियों के व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा भिन्न था। आप उसका इतिहास उठा के देखिए, आपको इस चीज़ को पता चल जाएगा कि वो समान व्यक्तियों से एक अपनी जीवन शैली को एक अलग तरीके से बिताता था। आइए मित्र, हम संविधान के निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान के निर्माण की अगर हम संदर्भ में बात करें तो संविधान के निर्माण के संदर्भ में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम संविधान सभा के बारे में देख लेंगे, संविधान के निर्माण के संदर्भ में इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तिथि है उसके बारे में पढ़ेंगे, और संविधान सभा में जो सदस्य थे उनकी संख्या थी उनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ संविधान के निर्माण से रिलेटेड जो समितियां बनाई गई थी, जो मंत्रिमंडल बनाए गए थे, और उस मंत्रिमंडल में कार्य करने वाले जो सदस्य थे वो किस पद पे थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इतने महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम संविधान के निर्माण में चर्चा करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न, संभावना हमेशा बनती है कि किसी एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर उठाएगा। हर एग्ज़ाम देने वाला विद्यार्थी को ये टॉपिक तो ज़रूर ही पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि 90% संभावना होती है कि यहाँ से एक प्रश्न तो ज़रूर ही बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए, जैसे कि मैंने कहा कि पहले मैंने संविधान सभा। देखिए मित्र, संविधान सभा, संविधान निर्माण के संदर्भ में अगर हम बात करें तो संविधान का निर्माण किसने किया? क्या भीमराव अम्बेडकर ने? नहीं, भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, ये बात सही है। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन अगर संविधान का निर्माण अगर किसी ने किया था तो वो संविधान सभाओं ने किया था। जी हाँ, संविधान सभाओं के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था। तो ये जानना जरूरी होता है कि संविधान सभा होता क्या है। देखिए मित्र, संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा के भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। 1895 में संभवतः भीमराव बाल गंगाधर ने संविधान सभा की मांग की थी। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जो संविधान सभा होना चाहिए वो जनता के इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए जिसको भारतीय जनता पसंद करे या जो भारतीय जनता के लोक कल्याण कार्य के बारे में समझें और उनके विकास के लिए कार्य करें, ऐसे संविधान सभा में इस प्रकार के व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ये महात्मा गांधी की सोच थी। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले एम.एन. राय थे। ये आपको जानना है वन लाइनियर के रूप में, बाकी कुछ नहीं है। और स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे मित्र? भीमराव अम्बेडकर थे जो औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले थे। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। संविधान सभा का निर्माण की अगर बात करें तो पहले ये जान लेते हैं कि संविधान निर्माण के संदर्भ में तो वैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेसों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नोक झोंक शुरुआत से ही चली आ रही थी। इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा का गठन भी होता है, निर्माण भी होता है, सब कुछ होता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मतभेद की स्थिति तो एक अलग मुद्दा है, वो इतिहास का विषय है। संविधान के निर्माण के अगर हम संदर्भ में देखें मित्र तो पहले ये है कि कैबिनेट मिशन के बाद अगर हम देखें, कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाने का प्रावधान किया गया था। कैबिनेट मिशन के ही बाद एक चीज़ ये आता है कि चुनाव कब करवाना चाहिए। इसकी घोषणा मार्च में होती है और जुलाई में चुनाव होता है और लगभग अगस्त में इसका रिजल्ट आता है। 24 सितंबर की जब बैठक होती है, इसकी संविधान सभा की बैठक होती है, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अन्य 11 सदस्यों के साथ शपथ लेते हैं। अन्य 11 सदस्यों के साथ शपथ लेते हैं तो इसका मतलब कि संविधान सभा में कुल लगभग 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे।
मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं ली थी। हालांकि इन 12 सदस्यों में 3 मुस्लिम सदस्य भी थे, 3 मुस्लिम सदस्य थे, लेकिन वो भारतीय मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 24 सितंबर को शपथ लिया था, क्या उसमें कोई मुस्लिम लीग का सदस्य था? तो कोई मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था। 24 सितंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 11 सदस्य और खुद 12 सदस्य थे। 26 अक्टूबर 1946 की अगर हम बात करें, 26 अक्टूबर 1946 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होती है, मुस्लिम लीग शामिल होती है और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं 26 अक्टूबर 1946 के। तो शेष जो 3 मुस्लिम सदस्य होते हैं वो हट जाते हैं, बाकी 5 मुस्लिम सदस्य आ जाते हैं। तो इस तरीके से 12 में से अगर 3 चले गए तो 9 बचे और 5 आ गए तो 14 हो गए। यानी कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, अंतरिम सरकार में कुल मंत्रियों की संख्या या सदस्यों की संख्या 14 थी, जिसमें से 5 मुस्लिम लीग के थे और 26 अक्टूबर 1946 को ये शामिल हुए थे। एक्चुअली में इनके शामिल होने के पीछे ये था कि आखिर में कांग्रेसियों की क्या मंशा है, क्या सोच है, उस विषय को जानना था। बाकी और इनका किसी भी तरीके से कांग्रेस से प्रेम हो, इस तरीके की कोई भावना नहीं थी। ऑलरेडी भारत में कोई विभाजन के लेकर इनके मन में काफ़ी चीज़ें बहुत दिनों से ही चल रही थी और इसमें कौन सही है कौन गलत है ये एक इतिहास का मुद्दा है, इस पर बारीकी तरीके से विश्लेषण करने की ज़रूरत भी है। ठीक है मित्र, हक और अधिकार हर चीज़ का एक अपना स्थान होता है और उसको इतिहास की ही दृष्टि से समझा जा सकता है। आइए देखते हैं आगे की कहानी। तो आगे कहानी जब बढ़ती है तो 26 अक्टूबर 1946 में जैसा कि मुस्लिम लीग 5 सदस्य शामिल होते हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि वित्त मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन थे, खनन मंत्री कौन था। अंतरिम सरकार में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं 2-4 लोगों का नाम भी लूँगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, थोड़ी सी और टॉपिक बढ़ जाने दीजिए। इसके बाद देखते हैं होता क्या है। आगे जब संविधान सभा हो जाता है, मंत्रिपरिषद शपथ ले लेते हैं, तो अगला डेट 1946 का आता है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद होते हैं और जो अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को होते हैं 1946 में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। तो 11 दिसंबर के संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 9 दिसंबर 1946 को कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद अगर हम देखें 11 दिसंबर के बाद 1 दिसंबर का डेट और है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए थे ये, इस चीज़ को भी आपको जानना चाहिए। और इस उद्देशिका को स्वीकार कब कर लिया गया था? इस उद्देशिका को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देशिका को प्रस्तुत किया था इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। संवैधानिक सलाहकार के रूप में वी.एन. राव को जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव को कहा जाता है, जिन्होंने 243 अनुच्छेदों पर विचार किया हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए वी.एन. राव के द्वारा। और ये सलाह संविधान कैसा होना चाहिए इस पर विचार करके संविधान सभा को इन्होंने सलाह दी थी। और जो संविधान सभा था वी.एन. राव के द्वारा दिए गए सलाह पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति का नाम था मित्र प्रारूप समिति था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो थोड़ी सी बात बनती है प्रारूप समिति के बारे में भी जानने के लिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या तो 7 थी, लेकिन अगर सदस्य की संख्या बोले तो 6 ही थे। प्रारूप समिति में जो भाग लेने वाले थे, हालांकि 29 अगस्त को संविधान सभा ने संविधान पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 30 अगस्त पर
इस पर विचार किए भीमराव अंबेडकर ने। और यहाँ से जब उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया तो ये विचार लगभग 114 दिन इस पर बहस चली थी। कितने? 114 दिन बहस चली थी। और ये प्रक्रिया 3 वाचनों में हुआ था। 3 वाचनों में ये प्रक्रिया हुई थी। 114 दिन में बहस हुआ था। 114 दिन के बाद भीमराव अंबेडकर ने अपने विचार को संविधान सभा के बहस करने के बाद प्रस्तुत किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये जानते हैं प्रारूप समिति, जैसे मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन थे, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, मित्तर, डीपी खेतान, ठीक है। तो डीपी खेतान कुछ ऐसे सदस्य हैं। भीमराव अंबेडकर हो गए, डीपी खेतान हो गए, मित्तर हो गए, गोपाल स्वामी हो गए, कृष्ण स्वामी हो गए और KN मुंशी भी थे इसके सदस्य। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मित्र एक चीज़ इसमें ये है कि प्रारूप समिति के 2 सदस्य बाद में चले जाते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। उनके अनुपस्थित में कौन सदस्य आते हैं? तो जो निकलने वाले जो थे वो एक मित्तर थे और एक डीपी खेतान थे। तो मित्तर की जगह पे एक माधव आते हैं और डीपी खेतान की जगह पे जो आते हैं वो राधा कृष्णाचारी थे, कृष्णमाचारी थे, ठीक है। राधा कृष्णमाचारी थे और माधव जो थे वो मित्तर के स्थान पे आते थे। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या और मुख्य रूप से कौन कौन थे, और एक सदस्य थे सादुल्ला भी थे। तो इस तरीके से 7 सदस्य हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कौन किसके स्थान पे आता है वो अभी मैंने बताया। देखिए, जब भीमराव अंबेडकर अपनी रिपोर्ट दे देते हैं तो सारा चीज़ तो इस तरीके से होता है। इसके बाद जो संविधान के निर्माण के संदर्भ में अगली इम्पोर्टेंट तिथि होती है वो ये है कि संविधान हमारा पारित कब होता है। तो पारित होने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार 14 सितंबर को किया गया। और उसी दिन से भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया मित्र। और ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको याद होना चाहिए कि 26 नवंबर को न केवल संविधान को पारित किया गया बल्कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित भी किया गया। ये भी डेट आपको पता होना चाहिए, ये शब्द भी पता होना चाहिए आपको, अंगीकृत। 26 नवंबर को संविधान पारित होने के ही उपलक्ष्य में हर 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर को, ठीक है। और जिस दिन 26 नवंबर को संविधान पारित हुआ उसी समय तत्काल 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। कितने? 16 अनुच्छेद। यानी कि 16 अनुच्छेद कौन प्रभावी हुए भारत में, वो चीज़ें आपके लिए जानना चाह रहे हो। तो 16 अनुच्छेद में अगर हम देखें तो शुरुआत के 8 अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, इसके अलावा 380 भी थे, 388 भी था, 324 भी था। और आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो 392, 93, 94 और 95, ये वो 16 अनुच्छेद थे जो तत्काल प्रभावी किए गए। तो ये अनुच्छेदों को भी आपके बारे में याद होना चाहिए। इसके बाद जो अगली डेट संविधान निर्माण के संदर्भ में आता है वो इम्पोर्टेंट है 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है। जी हाँ, संविधान को लागू कर दिया जाता है और इसी डेट को हम मूल संविधान के नाम से भी जानते हैं, जब ये संविधान बनकर तैयार हो गया पूरी तरीके से और लागू भी कर दिया गया भारत में। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ मित्र संविधान के निर्माण के संदर्भ में इम्पोर्टेंट तिथियाँ जो आपको सब याद होने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद भी कर लिए होंगे। और संविधान सभा से रिलेटेड अब आते हैं संविधान सभा के सदस्यों के संदर्भ में। देखिए मित्र, संविधान सभा में जब चुनाव कैबिनेट मिशन ने तय किया था तो उसके बहुत सारे प्रावधान हैं कि कितने सदस्य मुस्लिम को होने चाहिए, कितने कांग्रेसियों के होने चाहिए, कितने पृथक संप्रदाय से रिलेटेड होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें प्रदान किया गया था। देशी रियासतें की क्या अधिकार क्षेत्र दिए थे, ये भी सारी बातें उसमें कही गई थी कैबिनेट मिशन के तहत। तो इस तरीके से अगर देखें
संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी और ये उस समय की बात है जब मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग नहीं हुई थी। उस संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ प्रारंभ में। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या अगर जो थी वो 389 थी। 389 में 93 सदस्य देशी रियासतें थे और लगभग 296 पे प्रांतीय चुनाव करवाए गए थे, जिसमें 4 कमिश्नर सदस्य थे और 292 ब्रिटिश प्रांतीय के सदस्य थे। और इस ब्रिटिश प्रांतीय जो सदस्य थे, इसमें से जो कांग्रेस को सीट मिली थी मित्र, वो लगभग 208 सीट मिली थी और मुस्लिम लीग की जो सीट मिली थी वो लगभग 73 सीट मिली थी। ये आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को कितनी कितनी मिली थी। इसके बाद देखते हैं जब जिस समय मुस्लिम लीग अलग हो जाता है तो उस समय कुल सीटों की संख्या उस समय 299 रहती है और इन 299 में सीटों की अगर हम बात करें तो लगभग 284 सीट इसमें 73 जो सदस्य थे। देशी रियासतों की जो संख्या थी वो 70 थे। जो देशी रियासतों की संख्या बचती है मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद वो 70 होती है और जो कांग्रेसी थे कुल मिला जुला कर आगे चलकर 284 सीट कांग्रेसियों की हो जाती है और इनमें से मैक्सिमम लोग हस्ताक्षर भी किए हुए थे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुस्लिम लीग जब अलग हो जाती है उस समय की बात है। बाकी कुल महिलाओं की संख्या अगर हम बात करें तो 15 थी। कुल महिलाओं की संख्या अगर बात करें तो 15 थी, लेकिन मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के बाद कुल महिलाओं की संख्या मात्र 9 बचती है और 9 में ही 18 ही महिलाएं जो थी वह संविधान सभा की बैठक में भाग लेती हैं और हस्ताक्षर करती हैं। 8 महिलाएं। मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद तो कुल 9 महिलाएं थीं और अलग नहीं हुआ था तो उस समय कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम आते हैं मंत्रिमंडल के संदर्भ में। देखिए मित्र, संविधान निर्माण के समय में मंत्री एक अंतरिम मंडल है। अंतरिम मंडल यानी कि 1946 में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग था। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अंतरिम मंडल में शिक्षा मंत्री कौन था और एक 1947 के अधिनियम के तहत जो मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ था उसको अंतरिम मंडल नहीं, उसे 1947 का मंत्रिमंडल कहेंगे। यानी कि पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद तो उसमें कौन शिक्षा मंत्री था, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंतरिम मंडल में जो शिक्षा मंत्री थे उसमें तो सी राजगोपालाचारी थे। जिस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गया यानी देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश के जो प्रथम मंत्रिमंडल था, प्रथम मंत्रिमंडल, अंतरिम मंडल नहीं, प्रथम मंत्रिमंडल में अगर हम बात करें तो उस समय शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और दोनों में श्रम मंत्री, अंतरिम मंडल और मंत्रिमंडल में दोनों में श्रम मंत्री तो कौन थे? जगजीवन थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में जो विधि मंत्री थे वह योगेंद्र नाथ थे और भारत के प्रथम मंडली में जो विधि मंत्री थे वो भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात कर लें तो ये खाद्य मंत्री थे, उसमें भी थे इसमें भी थे। लेकिन अंतरिम मंडल में वित्त मंत्री जो थे वो लियाकत अली थे। लियाकत अली थे, जो कि मुस्लिम लीग तो अलग हो गया तो लियाकत अली भी चले गए। तो अंतरिम मंडल में तो लियाकत अली थे, लेकिन प्रथम मंत्रिमंडल यानी 1947 के मंत्रिमंडल में जो वित्त मंत्री थे वो सेठी करके थे, वह थे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने ये चीज़ें आपको क्यों समझाया? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन के नेचर को समझने की कोशिश करिए। आप अंतरिम मंडल में पढ़ के चले गए, पूछा जा रहा है एग्जाम में 1947 के मंत्रिमंडल में, तो आप अंतरिम मंडल में टिक करके आ रहे हैं। पढ़ के गए मंत्रिमंडल का 1947 में पूछा जा रहा है अंतरिम मंडल में, तो आप उसमें टिक करके आएंगे। और गृह मंत्री, संचार मंत्री उस समय दोनों में कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मित्र, संविधान सभा में संविधान विचार विमर्श करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। थोड़ा सा 1 2 3 समितियों के बारे में बात कर लें। जैसे पूछा जाता है तदर्थ रूप में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक
वर्ग और मूल अधिकार से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अल्पसंख्यक वर्ग और मूल अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रांतीय समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि संघ और संघीय प्रांतीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति तो आप जान ही रहे हैं। तो इस तरीके से आपसे समितियों के संदर्भ में भी एवं उसके अध्यक्ष के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है प्रथम मंत्रिमंडल में। तो इस तरीके से सदस्यों की संख्या, मंत्री व उनके विभागों की संख्या, समिति एवं उनके अध्यक्षों के नाम के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। जितना बताया हूँ इतना पढ़ लेंगे, इतने में काम हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ओरल लेक्चर की अगर हम बात कर लें तो ओरल लेक्चर में मैं इतना आपको दे दूंगा कि आपके लगभग 90% प्रश्न आप एग्ज़ाम हॉल में करके आओगे, उतना डाटा मेरे पास है। आइए आगे की तरफ अब हम देखते हैं। यह तो हो गया संविधान निर्माण की। अब आते हैं मित्र संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना की अगर हम संदर्भ में बात करें तो संविधान की प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का आधार है। संविधान की प्रस्तावना, संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, कुंजी है, सार है, ये सब कुछ है। आधारभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे संविधान प्रस्तावना की कुंजी के एम मुंशी ने कहा, संविधान की प्रस्तावना की आत्मा व उद्देश्य का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना एक वाक्य में है, एक सेंटेंस में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। कभी इसका सीक्वेंस भी पूछ देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल में वो कौन से शब्द हटा दिए गए और कौन से शब्द जोड़ दिए गए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाकर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। कहीं कहीं और शब्द भी लिख कर आता है तो 4 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। और शब्द को भी कुछ लोग बताते हैं कि ये भी जोड़ा गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष को यहाँ पे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये भी बताया गया है कि भारतीय संविधान की सर्वोच्च पावर जो होगी वो भारतीय जनता के हाथों में निहित होगी। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से ये भी पता चलता है कि जो भी कानून का निर्माण किया जाए वो भारतीय जनमानस को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए, अन्यथा वह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को में संशोधन लेकर कई वाद आए, जिन वादों में अगर आप देखेंगे तो उसमें कई वाद हैं। गोपाल का वाद है, बेरुबारी का वाद है, केशवानंद का वाद है, बुमई का वाद है, तो गोलकनाथ का वाद है। अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ज़्यादातर लोग जो थे वो किसी भी तरीके से संविधान संशोधन में पक्षधर नहीं थे। यहाँ तक कि ये भी कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी तरीके से संविधान संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। किंतु केशवानंद बनाम केरल राज्य में ये कह दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी संविधान का अंग है, इसमें संविधान संशोधन तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संविधान के आधारभूत ढांचा में किसी भी प्रकार का आघात नहीं लगना चाहिए। तो केशवानंद बनाम केरल राज्य में ये चीज़ें दी गई
और बम्बईवाद 1993 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। अभिन्न अंग जो भाग रहते हुए भी नहीं सारे भाग को बनाए रखे, उसे हम अभिन्न अंग ही कह सकते हैं। ठीक है, जो भाग रहते हुए भी नहीं सारे भाग को बनाए रखें, वह एक तरीके से क्या है, अभिन्न अंग ही है। ठीक है, बम्बईवाद में ऐसा कहा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तो शब्दावलियाँ तो बहुत हैं, अब वो तो मेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष क्या है, ये सारे तो मेंस से रिलेटेड हैं। तो ये मुद्दे के विषय हैं जिसको हम डिटेल में क्लास में ही चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम वन लाइनियर के रूप में लेके चलेंगे, तो ये सारे शब्दों पर हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए उसको मैंने देख लिया। अब हम देखते हैं आगे संविधान के भाग के बारे में आते हैं, संविधान के भाग में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद एक एक भाग लेकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक धैर्य नहीं खोए होंगे और बड़े ही लगन के और शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा है, बगीचा भी है, सामने नदी भी है और यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही, बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम सुहाना है। ठीक है, और ये चश्मा तो देख ही रहे होंगे आप, जो सोने पे सुहागे का काम कर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग की अगर हम बात कर लें तो संविधान में टोटल भागों की संख्या जो मूल संविधान में बताई गई मित्रों 22 भाग हैं। आगे चल के 3 भाग इसमें जोड़े गए जो मैं आगे की ही चर्चा करूँगा। तो 22 भाग में मुझे कौन कौन से भाग पढ़ने हैं, तो मुझे सभी भाग देखने हैं, लेकिन एग्ज़ाम दृष्टि से जो भाग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चर्चा उसी पर होगी। तो संविधान में कौन कौन से 22 भाग हैं वो आइए देख लेते हैं। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग अगर हम देखें तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद नंबर 1 से 4 है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाग से ही लेकर पढ़ाऊँ, पूरा भाग के नाम गिनवाने से अच्छा है कि एक एक भाग बोलो, एक एक भाग लेकर चलो। पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जी हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है, गले में खराश है, मौसम भी वैसा चल रहा है, फिर भी मौका आज मिला है तो मैं सोचता कि बना ही लूँ, तबीयत तो चलती रहेगी। पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है मित्र। देखिए, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, यानी कि भारत संघ और जो राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं वो सारे चर्चा इसी में की गई है। तो अगर हम देखें संघ एवं राज्य क्षेत्र में पहला अनुच्छेद क्या है? भारत या इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इसका मतलब ये है कि भारत राज्यों से मिलकर बना होगा, और ये मैंने पहले ही बताया कि ये एकात्मक व्यवस्था को शो कर रहा है। भारत या इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। दूसरा, इसमें जो अनुच्छेद है वो नए राज्यों के प्रवेश के संदर्भ में है। देखिए मित्र, नए राज्यों के प्रवेश का मतलब यहाँ पर ये है कि भारत सरकार या संसद संविधान संशोधन के माध्यम से किसी भी पड़ोसी देश के किसी भी भूभाग को अगर अपने भूभाग में शामिल कर लेता है तो वह भूभाग भारत के हिस्सा बन जाता है या भारत का राज्य क्षेत्र बन जाता है, या तो इसी वजह से हम कहते हैं ये नए राज्यों का प्रवेश। तो नए राज्यों का प्रवेश से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी दूसरे देश से भूभाग को भारत देश में शामिल कर लिया जाता है तो इसे नए राज्यों के प्रवेश के रूप में शामिल किया जाता है। और ये व्यक्ति स्वतः भारत के नागरिक हो जाते हैं, लेकिन इन नागरिकों में किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, इस बात का निर्णय लेने का अधिकार संसद को है। बस इतना जानिए। तीसरा है नए राज्यों के निर्माण, उनके सीमा परिवर्तन के संदर्भ में है। तो नए राज्यों के निर्माण एवं उनके सीमा परिवर्तन एवं नाम में परिवर्तन का संबंध अनुच्छेद नंबर 3 में है। जी हाँ, अब ये यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है। तीसरा,
नए राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन में। जैसा कि आप जानते हैं, ये बातें अनुच्छेद नंबर 3 में कही गई हैं। आइए हम बात करते हैं। देखिए, नए राज्यों के निर्माण और सीमा परिवर्तन के संदर्भ में कुछ चीज़ें हम समझते हैं। जैसे प्रारंभ में अगर हम बात करें तो प्रारंभ में अगर हम देखें तो 14 ही राज थे। फजल अली की अध्यक्षता में जो कमेटी तैयार की गई थी, 3 सदस्यीय कमेटी, जैसे फजल अली और पडिक्कर एंड कुजरू, इसके द्वारा जो राज्य उस समय बने और जो रिपोर्ट आई उसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित राज्य थे। तो 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल था। अभी उसकी एक कहानी है आंध्र प्रदेश को लेकर, अभी मैं उसके बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। तो 6 केंद्र शासित यानी कि 1900 राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का सृजन किया गया। आगे चलकर एक एक राज्य जुड़ते गए और उनके नाम, उनके सीमा में परिवर्तन करते गए, और वो कैसे हुए उस चीज़ पर आइए हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए मित्र, पहले तो हम ये कहें, जब राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में पहले बात होने लगी तो थोड़ी सी एक क्वेश्चन, 2 लाइन आपको याद होना चाहिए। तो राज्यों के पुनर्गठन के आयोग की बात हुई और मुझे खंडित भारत को एक अखंड भारत बनाना था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि खंडित भारत को एक अखंड भारत बनाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल था। निश्चित रूप से उनका एक बहुत बड़ा रोल था। आगे चलकर जब ये विचार हुआ कि राज्यों का गठन, पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए, तो उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे धर करके, तो उनके अध्यक्षता में विचार और विमर्श आया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धर आयोग कमेटी के माध्यम से ये विचार और विमर्श आया। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि राज्यों का जो गठन किया जाना चाहिए वो प्रशासनिक आधार पर करना चाहिए, भौगोलिक आधार पर करना चाहिए, सांस्कृतिक आधार पर करना चाहिए। इस आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो उसमें इस बात को स्वीकृति या समर्थन जेबीपी समिति ने भी प्रदान किया। ठीक है, हाँ, ये बात तो सही है कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए इन्हीं आधार पर होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया ने इसका समर्थन किया। लेकिन उसी दरमियान भाषा के आधार पर लेकर राज्यों की मांग बड़ी जोरों शोरों में पकड़ी हुई थी, और वो ये था कि मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किया जाना भाषा के आधार पर। तेलुगु भाषी ये चाहते थे कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए मद्रास से अलग करके, लेकिन इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो उसके लिए रामुल्लु नामक एक व्यक्ति थे जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, समाजसेवक के रूप में वो जाने जाते थे, 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और इससे आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच जाती है और बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है। तो सरकार ने विचार विमर्श करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करते हैं, जिनमें 2 अन्य सदस्य भी थे, जैसे कि मैंने पहले कहा KM पडिक्कर और कुंजरू। इनके माध्यम से वो प्रस्ताव तैयार किया जाता है और उसी प्रस्ताव के आधार पर आगे चलकर भाषा के आधार पर 1953 में पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। भाषा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो भाषा आयोग का गठन मित्र 1955 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बीजी खैर ने भी भाषा के लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, बीजी खैर ने, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में राज्य क्षेत्रीय परिषद 5 राज्य क्षेत्रीय परिषद बनाए गए थे और इन 5 क्षेत्रीय राज्य परिषद में, जिसमें उत्तर, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को शामिल नहीं किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को शामिल 1971 राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। पूर्वोत्तर न होकर मध्य क्षेत्रीय परिषद था। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि इन 5 क्षेत्रीय राज्य परिषद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं।
तो जो 5 क्षेत्रीय राज्य परिषद की अगर हम बात करते हैं तो पहला उत्तरी पश्चिमी राज्य क्षेत्रीय परिषद में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को लेते हैं और राजस्थान को भी लेते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। लेकिन अगर हम पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात को ले लेते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात को हम ले लेते हैं क्षेत्रीय परिषद के रूप में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के रूप में अगर हम लेते हैं, हालांकि केंद्र शासित राज्य भी जो यहाँ पर लगे हुए हैं, महाराष्ट्र है, गोवा है, इसको हम ले लेते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के रूप में ले तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अगर हम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में बात करें तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत मित्र जो आएंगे वह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएंगे। 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद आया और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में जितने असम से सटे हुए राज्य हैं, 7 स्टेट, वो सारे थे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में थे 1971 के अधिनियम में। लेकिन सिक्किम नहीं था। आगे चलकर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में 2002 में सिक्किम को भी पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल कर लिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। इसमें अगर किसी भी तरीके से आपको सस्पेंस हो तो पूछने का प्रयास करिएगा। अब हम आते हैं, देखते हैं एक एक राज्यों के गठन के बारे में कि सिलसिलेवार किस किस राज्य का गठन हुआ था, तो उस चीज़ के बारे में हम देखने का प्रयास कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मित्र? देखिए आगे हम देखते हैं। पहली बार बम्बई में 1960 में बम्बई को अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों का निर्माण किया गया। 1962 में नागालैंड को बनाया गया, कहीं कहीं 63 भी लिखा है। 1966 में हरियाणा को बनाया गया। 1969 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मेघालय को लेकर आया गया। 1970 में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश को लेकर आया गया। फिर 1971 में देखेंगे तो आप मणिपुर को आप देख लेंगे, मणिपुर राज्य का वहाँ पे भी गठन किया गया। मणिपुर और त्रिपुरा, ये 2 राज्यों का गठन 1971 में किया गया। 1974 में जैसे मैंने कहा नए राज्यों के प्रवेश, तो नए राज्यों के प्रवेश में आप देखेंगे 1960 में बेरूबारी को भारत अपना भूभाग किसको सौंप देता है? पाकिस्तान को। और वहीं पर सिक्किम को नए राज्यों के प्रवेश के तहत सिक्किम को भारत ने अपने भूभाग में शामिल किया था। तो अगर आप देखेंगे तो 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा बना लिया गया था। और ये सिक्किम भारत का बनने वाला 22वां राज्य था। इसके बाद अगर आप देखेंगे आगे चलकर तो 1986 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ा गया। 1987 में गोवा बनने वाला 25वां राज्य था, गोवा को जोड़ा गया। इसके बाद देखेंगे 2000 में जो क्रमशः 3 राज्य आए वो कौन कौन से आए? छत्तीसगढ़ आया, उत्तराखंड आया और झारखंड आया। इसके बाद जून में 2014 में तेलंगाना को लाया गया और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो इस समय जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को आपस में तोड़ दिया गया। तो इस तरीके से अगर देखेंगे वर्तमान में तो कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जिनमें से लद्दाख और जम्मू को भी शामिल कर लिया गया, लद्दाख को भी शामिल कर लिया गया है। और जो दादर नागर हवेली है उसको दमन दीव में क्या कर लिया गया है? विलय कर लिया गया। तो कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो इन राज्यों के क्रम के भी बारे में गठन के रूप में आपको पता होना चाहिए, राज्यों के निर्माण। तो ये अनुच्छेद नंबर 3 का भाग यहाँ पे था।
इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। संविधान का जो पहला और अंतिम अनुच्छेद है वह है चौथा अनुच्छेद, और इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में, अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे वह 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए हमको अनुच्छेद नंबर 4 का सहारा लेना होगा। और इसके तहत ये बताया गया है कि इनमें परिवर्तन करने के लिए, राज्यों के निर्माण एवं प्रवेश के लिए हमको अनुच्छेद नंबर 368 की प्रक्रिया न अपनाकर हमको सामान्य संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण एवं परिवर्तन करना चाहिए। और नए राज्यों के निर्माण एवं परिवर्तन करने से पहले हमको पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति भी ले लेनी चाहिए। ऐसा संविधान के भाग 1 में ही बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 4 में बताया गया है। ठीक है, तो ये पहला भाग था जिसके बारे में आपको डिटेल से पता होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आइए मित्र, हम संविधान का दूसरा भाग देख लेते हैं। संविधान का दूसरा भाग है नागरिकता। जी हाँ, संविधान का दूसरा भाग है नागरिकता। नागरिकता केंद्र सूची का विषय है और ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता की अगर हम बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर अनुच्छेद नंबर 11 तक का प्रावधान किया गया है। नागरिकता के संदर्भ में तो बहुत जटिल प्रक्रिया है। नागरिकता के संदर्भ में कभी हम इसका बहुत डिटेल से वीडियो लेंगे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर इसमें बता देंगे कि नागरिकता संबंधी जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें से आप मैक्सिमम प्रश्न तो करके ही आओगे। नागरिकता के रिलेटेड में अगर हम देखें, जैसा कि मैंने कहा, केंद्र सूची का विषय है और ये एकात्मक व्यवस्था को शो करता है। और भारत में केवल एकल नागरिकता की बात की गई है, दोहरी नागरिकता की बात नहीं की गई है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। दोहरी नागरिकता अमेरिका में, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे जटिल भाग बताया गया है। भीमराव अंबेडकर ने नागरिकता को सबसे जटिल भाग बताया है। कौन? भीमराव अंबेडकर ने बताया है। नागरिकता के रिलेटेड में अगर हम देखें तो नागरिकता को 5 तरीके से ग्रहण किया जा सकता है और 3 तरीके से त्यागा जा सकता है। जी हाँ, ग्रहण 5 तरीके से सिलसिलेवार, जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर। त्यागने के आधार पर देखें, या तो स्वेच्छा से त्याग कर सकते हो, या तो फिर आप राष्ट्रद्रोह के आरोप में आपको लगा दिया जाए, या फिर भारत सरकार को बिना सूचना दिए आप 7 वर्षों तक लगातार बाहर भी रहें तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको रूल पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, नागरिकता के पंजीकरण के संदर्भ में कहा गया कि भारत में कम से कम 5 से 7 साल तक आपको रहना चाहिए। ये 1986 के नागरिकता के अधिनियम में ये बातें लाई गई थी। ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। पहले 6 महीने था, फिर बाद में इसका परिवर्तन करके 5 से 7 साल कर दिया गया। देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको लगभग भारत में 10 वर्ष रहना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, नागरिकता के संदर्भ में अनुच्छेद की अगर हम बात कर ली जाए तो अनुच्छेद नंबर 5 में जन्म पर आधारित नागरिकता की बात की गई है, और 6 में तो वंश परंपरा के बारे में बात की गई है। 7 में अगर आप बात करेंगे तो शत्रु देश पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से जो भारत में आने वाले हैं उनके संदर्भ में किस तरीके से नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और भारत से जो पाकिस्तान बाहर गए हैं उनके संदर्भ में भारत में नागरिकता के संदर्भ में कैसा प्रावधान किया गया है। और 8वें में जो विदेशी भारत में आ रहे हैं उनके संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान किस तरीके से किया गया है, और जो भारत से विदेश में गए हैं उनके संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान किस तरीके से किया गया है, ये अनुच्छेद नंबर 9 में। अनुच्छेद नंबर 10 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाए या नागरिकता ग्रहण करने की बात हो, समाप्त करने या ग्रहण करने की बात हो, तो इस पर पूरा निर्णय लेने का अधिकार तो संसद का ही होता है, न कि विधानमंडल का होता है। लेकिन एक बात तो जरूर आपको ध्यान में रखनी ही होगी कि नागरिकता के ग्रहण और त्याग करने के संदर्भ में जो भी कानून संसद बनाएगा तो वह जो भी विशेषताओं को ध्यान में रखेगा वो सारी विशेषताएं अनुच्छेद नंबर 11 में बताई गई हैं कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो नागरिकता ग्रहण और त्याग करने के संदर्भ में संसद कानून बनाएगा। तो ये हो गई नागरिकता के संदर्भ में बातें। नागरिकता के संदर्भ में लगभग अब तक जहाँ तक मेरा अनुमान है 8 अधिनियम बन चुके हैं। पहला
1956 में बना था, फिर 1956 में, फिर 57, फिर 60 में, फिर 86 में, 1992 में, 2003, 2005 और 2015। इतने अब तक नागरिकता में अधिनियम को लेकर संशोधन हो चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी नागरिकता के संदर्भ में डिटेल में वीडियो लेकर हम फिर कभी बनाएंगे। अब आते हैं मित्र फंडामेंटल राइट, यानी कि संविधान के मूल अधिकार को लेकर आते हैं। संविधान का फंडामेंटल राइट देख लेते हैं। और फंडामेंटल राइट अगला भाग है, संविधान का तीसरा भाग है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी भी आप धैर्य बनाए होंगे और सुनते जाइए हर चीज़ के बारे में। ओरल शिक्षा आप पढ़िए। हमेशा तो बहुत सारे टीचर आपको बोर्ड में पढ़ाते हुए, मार्कर में पढ़ाते होंगे, हम भी पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे भी, लेकिन मेरा मन कह दिया हमेशा अपनी ज़मीर की बात अपने मन की ही सुननी चाहिए। जीवता इसी में है जब आप अपने दिल की बात सुने। जो दिल की बात कहे वही करना चाहिए। लेकिन हाँ, दिल की आज़ादी उतनी ही आज़ादी है जहाँ की दूसरे के दिल को ठेस न पहुँचे। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के दिल की ठेस पहुँच रही होगी हमारे इस तरीके से वीडियो बनाने की वजह से। आपकी इच्छा वह है, देखिए या ना देखिए। मेरी इच्छा है बनाने की, मैं तो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैंने पहले ही कहा, फिर भी मैं बना रहा हूँ। ये तो प्रकृति की देन है कि मैं यहाँ इतना बढ़िया से वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बंद कमरे में इतनी ज़्यादा एनर्जी मुझे थोड़ी नहीं मिल पाती। ये प्रकृति है, आई लव नेचर। ठीक है, तो प्रकृति से एनर्जी मिलती है। प्रकृति मुझे बहुत कुछ सिखाता है। कभी प्रकृति पे भी लंबा वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हमारा मूल अधिकार। देखिए मित्र, फंडामेंटल राइट को लेकर अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब ऐसा अधिकार जो न्यूनतम से न्यूनतम हो, वो तो व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। फंडामेंटल राइट को लाए जाने के लिए भारतीय संविधान में इतिहास का बहुत बड़ा महत्व है। तो मूल अधिकार की परिभाषा तो कहीं नहीं दी गई हमारे संविधान में, लेकिन फंडामेंटल राइट में जो बातें कही गई हैं उससे एक बात तो साफ निकल कर सामने आती है कि मूल अधिकार वह मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति को एक ऐसे अवसर को प्रदान करता है जिसके बल से व्यक्ति अपने आप को वहाँ पर खड़ा कर लेता है, जिससे कि वह आगे बढ़कर अपने आप की समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके और खुद अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। वह मूल अधिकार के ही माध्यम से मिलता है। तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि यह एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो मूल अधिकार की बात तो जनरल अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में ही कही गई है, लेकिन एक्चुअली में इसकी बातें अगर हम देखें तो 14 से लेकर 32 तक ही चलती है। मूल अधिकार के संदर्भ में इनमें से 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीयों के नागरिकों के लिए प्रदान किए गए हैं, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं किए गए हैं। तो वो 5 अनुच्छेद आपको याद कर लेना चाहिए अभी। जैसे अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19 और 29 और 30, ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो व्यक्ति के नागरिकों को दिए गए हैं स्पेशली, बाकी विदेशी नागरिकों को नहीं। तो ये स्पेशली है, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं। आइए हम मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो मूल अधिकार का डिफिनीशन तो आपने देख ही लिया। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार की मांग करने वाले कराची के अधिवेशन में सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने फंडामेंटल राइट की मांग की हुई थी। मूल अधिकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का हृदय बताया है, तो कुछ सोच समझ के ही बताए होंगे। और मूल अधिकार यानी भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा बहुत बड़ी चीज़ है। मैग्ना कार्टा शब्द मित्र लंबी कहानी है। मैग्ना कार्टा एक महाअधिकार पत्र होता है, एक ऐसा अधिकार पत्र जिससे ये तय हो जाए कि अब आपके विकास से होने से आपको कोई रोक नहीं सके। ऐसे अधिकार को महाअधिकार पत्र ही कहा जा सकता है। कोई ना रोक सके, ना कोई छीन सके, ऐसे अधिकार को महाअधिकार पत्र ही कहा जाता है, जो फर्रुखसियर के समय लाया गया था, अंग्रेज़ों के फरमान के समय।
फरमान जारी किया था अंग्रेज़ों को फ़र्रुखसियत ने, उसी से लगातार ये मैग्ना कार्टा शब्द का प्रचलन होता चला आया है और कई जगह देखने को मिला। जैसा कि आप 1858 के अधिनियम में भी इस चीज़ को देखा, फिर मूल अधिकार में इस चीज़ को भी देख रहे हैं और कई जगह ऐसे आपको मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग देखने को मिल जाता है। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के रूप में एक एक अनुच्छेद हम लेके चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 12 में अगर हम देखें तो राज्य की